हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि तमिलनाडु बुक से हम लोग देख रहे हैं। तो इस एडिशन में हमने स्टार्ट किया है और वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को देख रहे हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक का था। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड फेज़, जो कि 1905 से लेकर 1916 है। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे थर्ड फेज़, जिसको हम लोग गांधीयन एरा भी कहते हैं, क्योंकि इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और जब से गांधी जी इंडिया आए हैं, भारत आए थे, तब से उनके द्वारा जो है इस तरीके का मुहिम लिया गया कि भारत को स्वतंत्र कराना ही है। तो 1917 से 1947 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोग को जानना भी चाहिए, जिसको हम लोग गांधीयन एरा भी कहते हैं। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1905 से लेकर 1916 के बीच में, देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे हुआ और किस तरीके से हमारा जो मुहिम था कि हम लोग अपने भारत को ब्रिटिश से जो है मुक्त कराएंगे, तो उसके तहत थोड़ा इस साल में देखने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे पुट कर दूंगी, प्लीज़ इसे क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो राइज हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और कैसे एक्सट्रीमिस्ट जो राइज हुए इनका मेथड क्या था, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही लीडर्स देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के, यानी कि बहुत ही फेमस लीडर थे यहाँ पे, जिनको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। और उनके अलावा एक तिलक मीन्स यहाँ पे लाल बाल पाल है, तो इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इम्पैक्ट देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल का, यानी कि इस समय जो है हम लोग बंगाल की पार्टीशन के बारे में देखेंगे, नेशनल मूवमेंट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट इसे माना जाता है, तो इसकी अचीवमेंट भी देखेंगे। फिर मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ, और फिर यहाँ पे आया होम रूल मूवमेंट, तो ये क्या था इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। तो ये जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसकी बैठक हर साल होती थी, यानी कि मीटिंग हर साल होती थी। हर साल इसके ऊपर बात किया जाता था कि कैसे क्या करना है और आगे किस तरीके से प्रोविजन लेकर चलना है। इसकी जितनी भी डिमांड होती थी, यानी कि यहाँ पे जितने हमारे इंडियन लीडर होते थे, उनकी जो डिमांड होती थी वो ब्रिटिशर्स के सामने रखा जाता था। फिर ब्रिटिशर्स उसको मानते थे, नहीं मानते थे, उनका तो वही काम चलता था। लेकिन ये आईएनसी के तहत ही क्या हुआ ना, कि कुछ लोगों का मानना था, ऐसा सोच रहे थे कि हाँ ब्रिटिशर्स उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और बात करके संवैधानिक रूप से जो है हम लोग अपने भारत को स्वतंत्र कराएंगे ब्रिटिश सरकार से, जिनको यहाँ पे हम लोग मॉडरेट कहते हैं। यानी कि मॉडरेट थे, नरमपंथी थे, ये झगड़ने में विश्वास नहीं करते थे। उसी दूसरी तरफ आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे थे, यानी कि जितने लीडर है हमारे, वो दो गुट में बट गए थे आईएनसी के तहत। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि नहीं, ब्रिटिशर से बात करके तो हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें उनके साथ लड़ के वॉर करके नॉन वायलेंस के रूप में जो है हम लोग अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो गुट यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, एक तो एक्सट्रीमिस्ट है और दूसरे मॉडरेट है। तो अभी हम लोग एक्सट्रीमिस्ट का देखेंगे कि कैसे ये राइज हुआ, इनकी कौन कौन सी यहाँ पे मूवमेंट चली, क्या अचीवमेंट था, क्या फेल्योर था, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके बारे में अभी देखेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग यहाँ पे मॉडरेट्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो पीरियड है 1905 का, इसको हम लोग एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाल बाल पाल थे, उनका यहाँ पे युग कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो माना गया था कि ब्रिटिशर्स से बात करके तो नहीं हमारा भारत फिर से स्वतंत्र हो सकता है, हमें उनसे जो है ना अपनी हक को लड़ के मांगना होगा और छीनना होगा उनसे हम लोग को। तो ये इनका ऐसा सोच था। तो इनके द्वारा काफ़ी चीज़ें चली गई, काफ़ी चीज़ें इनके द्वारा जो है यहाँ पे न्यू न्यू इनिशिएटिव लाया गया। तो इम्पॉर्टेंट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। इसके अलावा थे औरोबिंदो घोष। तो ये चार थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट के यहाँ पे लीडर थे, जिनको यहाँ पे लाल, बाल और पाल नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इनका जो यहाँ पे फेमस वाला जो होने वाला था कि ये काफ़ी फेमस हो रहे थे, काफ़ी राइज हो रहे थे। तो क्यों राइज हो रहे थे, कारण समझिए। सबसे पहले क्या था कि मॉडरेट्स जो थे ना, उनका फेलियर हो चुका था। यानी कि वो जिस तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मॉडरेट्स का क्या डिमांड था। ठीक है। तो उनकी जो है ना यहाँ पे फेल्योर देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी जो डिमांड वो रखे थे ब्रिटिश के सामने, तो उनमें से बहुत सारी डिमांड को तो नहीं माना गया, बस एक डिमांड को माना गया कि इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है एक्सपेंशन हुआ, वो भी एक कानून लाकर, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था। बाकी सारे जो इनकी डिमांड थे मॉडरेट्स के, वो यहाँ पे फेल्योर हो गए थे। तो इसलिए मॉडरेट का जो यहाँ पे सोच था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल
हिसाब से जो है वो यहाँ पे संवैधानिक रूप से ब्रिटिशर से अपना इंडिया वापस लेंगे, इंडिपेंडेंस वापस लेंगे, तो ये तो होने से रहा। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश अब एक्सट्रीमिस्ट को मौका दिया गया कि चलो ठीक है, ये नरमपंथी तो नरम रह गए, अब गर्मपंथी जो थे वो यहाँ पे बाहर निकल कर आए। सेकंड था कि 1896 से लेकर 97 के बीच में फेमाइन और प्लेग था, यानी कि यहाँ पे पूरी कंट्री सफ़र कर रही थी, अकाल आ चुका था, प्लेग आ चुका था, जिससे कि बहुत सारे लोग जो थे ना ये इसे सफ़र कर रहे थे, तो कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी लोगों की। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशन अगर लोगों की देखें तो वो बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे इंडियंस को दिया जा रहा था। साथ ही इंडियंस का साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हो रहा था, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि स्किन को कलर लेकर गोरे काले का जो भेद था जिसका शिकार महात्मा गांधी जी भी हुए थे, तो ये भी एक रीज़न था जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट को मौका मिला। साथ ही रूसो जापानीज़ वॉर जो 1904 से 5 तक चला, जिसमें जापान जो थे ना वो यूरोपियन पावर रशिया को हरा दिए थे, तो इससे जो है ना यानी कि एक वॉर चला, तो ये वॉर को देखकर ही जो है ना एक्सट्रीमिस्ट लोग समझ गए थे कि नहीं, वो जो सोच रहे हैं कि वॉर करके ही ब्रिटिश से अपने भारत को वापस लेना है, तो उनको ऐसा लग रहा था इस वॉर से जो है वो और ज़्यादा इंस्पायर हो गए, और उनको अब लग गया कि वो जो सोच रहे वो बिल्कुल सही सोच रहे, ये सही समय है ब्रिटिश के साथ युद्ध करने का, वॉर करने का और अपने इंडिया को वापस लेने का। साथ ही इमीडिएट कॉज देखने को मिला कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट का राइज हो रहा था ना, उससे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो है ना बहुत सारे कानून बनाए थे। तो लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय थे, तो उनके द्वारा जो कानून बनाया गया था ना, वो यहाँ पे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल पाल थे, उनके खून और ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए कि इनके द्वारा जो है क्या क्या ऐसे काम किए गए थे जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना वो और ज़्यादा यहाँ पे बाहर निकल कर आ गए, और उनको लगा कि नहीं, ब्रिटिश आप सप्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दबाव बहुत ज़्यादा रहे, अब हमें बाहर निकल कर आना है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है एक कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1899 में इसको पास किया गया, जिसमें क्या था कि जो लोकल बॉडी थे उसमें इंडियंस को कंट्रोल करना था। आज की डेट में आप लोकल बॉडीज़ देखोगे जैसे पंचायती राज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, जिसमें कि यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस तरीके की लोकल बॉडीज़ जो हमारे कंट्री में थी उस समय, तो उसमें इंडियंस को कंट्रोल किया जा रहा था, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था। अब लोकल बॉडीज़ में भी जो थे ना वो ब्रिटिशर्स ही अपना राज चला रहे थे। तो ये तो हो गया। सेकेंड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लाया गया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी बॉडीज़ में जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया, और इससे क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी है यानी कि स्वतंत्रता है वो तो छीना गया, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर आ गया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ जो कि अलग तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता था, लेकिन अब वो काम नहीं कर सक रहा था क्योंकि वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ चुका था। थर्ड है यहाँ पे कि सेडिशन एक्ट लाया गया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया था, जिससे कि जो लोगों की फ्रीडम थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही थी। यानी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके बारे में हम लोग आज भी पढ़ते, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अब भारत में मिला लिया गया, एक स्टेट को यहाँ पे कन्वर्ट करके 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, साथ ही वहाँ के जितने भी लीडर्स थे सबको होम अरेस्ट कर लिया गया था, और वहाँ के जो लोग थे, लोकल पीपल्स थे, उनको भी वहाँ पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त दिया जा रहा था, जिससे यही कहा जा रहा था कि ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसके थ्रू वहाँ पे काम किया जा रहा था, यानी कि जो लोगों की फ्रीडम है वो इंक्रोच हो रही थी। तो आप लोग देख रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी कंप्लेंट निकल कर आ रहा था, लीडर्स भी काफ़ी कंप्लेंट कर रहे थे, तो इसी एक्ट को लेकर कर रहे थे। और ये एक्ट निकला कहाँ से था? ये एक्ट यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था कि कोई भी लोग अगर यहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में बोलते थे ना, तो उनको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता था, उनके बारे में कोई मुकदमा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। इवन जो बहुत ज़्यादा ही ज्वलंत होते थे, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि तिलक जी को यहाँ पे उठाकर कितने जगह जो है बाहर मैंडले भेजा गया, वहाँ के जेल में रखा गया, तो ये सारा काम किया जाता था। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना कि इंडियंस को बोलने का अधिकार भी नहीं दे रहे थे। ऐसा कानून लेकर आए थे कि इंडियंस अगर उनके अगेंस्ट में बोलते भी थे तो वो उनको सीधे उठा के जेल में डाल देते थे। ये तो कुछ था ही, लेकिन बचा खुचा कसर जो है यहाँ पे तब जाकर ख़त्म हो गया जब यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की गई। उस समय जो बंगाल रीजन था वो बहुत बड़ा था। बंगाल में जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा सारे रीजन आ जाते थे, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल था बंगाल का। तो कलकत्ता उस समय जो है हमारी राजधानी हुआ करती थी, तो इसलिए इनका कहना था ना कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए बंगाल को 2 भाग में पार्टीशन कर देना है। ये तो पेपर में कहा गया, लेकिन मेन मुद्दा जो था इनका पार्टीशन करने का वो ये था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे थे। यानी कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर समझ गए थे कि यहाँ के इंडियंस जो थे ना, यानी कि लोग जो है आपस में ही लड़ते थे, बहुत सारे इंडियंस, तो
ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि इंडियंस तो आपस में लड़ते ही है, उनको और लड़ाया जाए और उनके अंदर जो है ना डिवीज़न अब लाया जाए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में डिवीज़न लाने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं और नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग जो थे ना, उन लोगों को अलग करने के लिए भी इस तरीके का उनका मुद्दा था, यानी कि डिवाइड एंड रूल वो लेकर आ रहे थे। लेकिन ऑन पेपर उन्होंने क्या कहा कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बंगाल का विभाजन ज़रूरी है। तो इससे जो थे ना यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अब ये समझ गए कि अब तो वो भारत का विभाजन भी कर रहे हैं, यानी कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना भी स्टार्ट कर दिए। ये तो अति हो गया ना, जब अति हो जाती है तो फिर तो किसी भी चीज़ों की आप लोग देखते हो क्या होता है, एक्सेस इज बैड फॉर एवरीथिंग। तो यही चीज़ें लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था कि अब तक वो ऐसे कानून ला रहे थे जिससे कि इंडियंस ही परेशान हो रहे थे, इंडियंस को ही दबाया जा रहा था। लेकिन ये पार्टीशन ऑफ बंगाल लाकर इनकी मंशा को एक्सट्रीमिस्ट जो है पूरी तरीके से समझ गए थे, और उनको ये समझ में आ गया था कि अगर हम लोग को एकजुट होकर अगर काम करना होगा तभी हम लोग यहाँ पे ब्रिटिशर्स को भगा पाएंगे। तो ये सारा मेन कॉज था जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बाहर निकल कर आए, उनका यहाँ पे उत्पत्ति होने लगा। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अब ये समझिए। जैसे मॉडरेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझिए। मेन ऑब्जेक्टिव है इनका स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जैसे वो पहले थे स्वतंत्र थे, उसी तरीके का उनको स्वतंत्रता हासिल करनी है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है। मेथड क्या था इनका, मेथड ये था कि सबसे पहला कि उनका ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के बातों पे एक्सट्रीमिस्ट जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। और वो यहाँ पे फोर्सफुल तरीके से, यानी कि जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया को, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो कि बताया जा रहा है कि क्या क्या इनके द्वारा मेथड यूज़ किया गया। सबसे पहला मेथड तो इनके द्वारा यही यूज़ किया गया कि बाइकॉट करना, यानी कि जो भी सामान है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, जैसे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे और अपने यहाँ मशीन से बनवा के सारी फिनिश्ड गुड को इंडिया में डंप कर रहे थे। तो मशीन से बन के जो फिनिश्ड गुड आ रहा था वो इंडिया में बहुत सस्ता था, और हमारे यहाँ के जो आर्टिशंस हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ पे हाथ से सामान मंगाते थे उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो हमारे यहाँ गरीबी इतना आ चुका था ना कि लोग मजबूर हो रहे थे सस्ते दाम में ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने के लिए। तो सारे लोग जो है ना ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने लगे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा कहा गया कि बाइकॉट करो, जितने भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का सामान है, स्कूल है, कोर्ट है, कॉलेज है, सबको बाइकॉट करो, हर एक लेवल पे बाइकॉट करो। तो सबसे पहला इनका मेथड यही था। सेकेंड था कि स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करो, यानी कि हम लोग के यहाँ जो हमारा स्कूल बनाया गया है, हम लोग उस स्कूल में, हम लोग विद्यालय में पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में पढ़ने का। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इंग्लिश वेस्टर्न स्कूल एजुकेशन को ला रहे थे। हमारे यहाँ जो रीजनल एजुकेशन चल रहा था वही हिंदी में, वही अपने लैंग्वेज में लोग जो है ना वहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है भैया फॉरेनर बनने का, हमें जो है फिरंगी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्वदेशी ही ठीक है। तो हम लोग अपने ही देश का जो स्कूल है, अपने देश का जो कॉलेज है, उसी में पढ़ेंगे, और फॉरेन गुड्स को तो बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। कोई भी खाने पीने का, कोई भी सुख सुविधा का चीज़ जो है ना, फॉरेन गुड्स को, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बने हुए चीज़ों को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे। थर्ड है कि यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की बात की गई। और इसी समय यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे जो विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वो इसी समय बनाया गया था। तो ये तो इनका मेथड था। लेकिन अब देख लेते हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे ये तिलक जी है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे लीड कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और औरोबिंदो घोष। बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो इनको यहाँ पे पॉपुलर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए जो है इनको फाउंडर कहा जा रहा था, यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो सबसे पहले खड़े हुए थे वो बाल गंगाधर तिलक खड़े हुए थे, इसलिए इनको लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया गया वीकलीज पब्लिश करके, यानी कि मराठा और जो केसरी वीकलीज था ये इन्हीं का था। कई बार पूछा जाता है कि मराठा और केसर किनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, तो ये तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। अब क्यों यहाँ पे लिखा जाता था, यानी कि आप लोग समझो जो आज के डेट में आप लोग योजना मैगजीन पढ़ते हो, कुरुक्षेत्र है, बहुत तरीके की मैगजीन आप लोग पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो क्यों हो पढ़ते हो, क्योंकि हमारे देश दुनिया के बारे में आपको पता चलता है कि सरकार क्या कामें कर रही है। वही चीज़ें यहाँ पे जो है लीडर्स के द्वारा किया जाता था कि वो कुछ पत्रिका छपवाते थे, कुछ यहाँ पे जो है पैम्पलेट छपवाते थे, जिसमें अपने रीजनल लैंग्वेज में वो लिखते थे। तो रीजनल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिखते थे तो ब्रिटिशर्स को खाक समझ में आएगा, वो तो फिरंगी थे, तो इसलिए हमारे लैंग्वेज को नहीं समझते थे। लेकिन हाँ, हमारे देश के लोग समझ रहे थे कि हाँ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नेता, ये जो यहाँ पे लीडर्स थे ना, ये बिल्कुल समझ चुके थे, ब्रिटिशर्स का सारा खेल समझ चुके थे। लेकिन हमारे आम जनता जो थे ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिटिशर्स आखिर करना क्या चाहते हैं। तो उन तक तो ये बात पहुँचाना ही है ना, उनको ये पहुँचाना है कि भैया आप लोग जो है उनके सामानों को नहीं इस्तेमाल करना,
करना, उनके स्कूल में नहीं जाना, उनके कॉलेज में नहीं जाना, फिरंगी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग नेशनल जो स्कूल है उसको फॉलो कीजिए, उसमें जाइए, उसमें बच्चों को पढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए इस तरीके का वीकलीज़ जो है वो छापते थे। तो इससे क्या हुआ ना कि इनको यहाँ पे आप लोग देखो कि ब्रिटिश के द्वारा 2 बार जेल में डाल दिया गया। और हद तो तब हो गई जब 1908 में जो है इनको मेंडले 6 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। यानी ये वही कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट कानून है, जिसके थ्रू जो है तिलक को उठाकर वो मेंडले ले गए थे, मेंडले के जेल में 6 साल तक रख दिए थे। अब वहाँ पे जो है उसके बाद होम रूल लीग यहाँ पे स्थापित किया गया, वो भी 1906 में पुणे में। और तब यहाँ पे डिक्लेयर किया गया तिलक के द्वारा कि स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बोला गया, तो ये यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये इस स्टेटमेंट को देते हुए ये लड़ाई शुरू कर चुके थे। उसके बाद आते हैं सेकंड यहाँ पे लीडर जो कि लाला लाजपत राय है। इनको पॉपुलरली यहाँ पे लायन ऑफ पंजाब कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि लायन ऑफ पंजाब किसे कहते हैं, तो ये है लाला लाजपत राय। इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। जो स्वदेशी मूवमेंट थी कि अपने देश के चीज़ों को इस्तेमाल करना, इनके द्वारा यहाँ पे इंडियन होम रूल लीग को यूएस में 1916 में फाउंड किया गया। फिर इनको भी जो है ना सेडिशन के चार्जेस लगा के मेंडले इनको भी भेज दिया गया। और बाद में इनको काफ़ी फेटल इंजरीज भी हुई थी जब ये इस तरीके का साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जब यहाँ पे लीड कर रहे थे, तो इनको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स जो है लाठी चार्ज कर रहे थे और बेदर्दी की तरह जो है मार रहे थे सबको। उसी बीच इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि ये क्यों आए थे, क्या इनका था। फिर बिपिन चंद्र पॉल के बारे में देखें तो इनके द्वारा जो करियर स्टार्ट किया गया था, पहले ये मॉडरेट ग्रुप में थे। मॉडरेट ग्रुप में थे यानी कि इनको भी लगता था कि हाँ ब्रिटिशर से बात करके जो है संवैधानिक रूप से हम लोग अपने भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। लेकिन जब मॉडरेट जो है फेल होने लगे, उनकी जो डिमांड फेल हो गई, तब इनको लगा नहीं एक्सट्रीमिस्ट सही बोल रहे हैं, यानी कि अब हम लोग को युद्ध करना ही होगा, अब हम लोग को जो है ना यहाँ पे एक्शन में आना ही होगा। तब ये एक्सट्रीमिस्ट बन गए। इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अगेन प्ले किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। और फिर इनके द्वारा जो है ना इंडिया के हर एक कॉर्नर में वो अपनी बातों को रखते थे, वो काफ़ी चीज़ें लिखते थे, लिख लिख के लोगों को समझाते थे, बोल बोल के लोगों को समझाते थे, राष्ट्रीयता के बारे में, अपने देश प्रेम के बारे में वो बताते थे और लोगों को अवेयर करते थे। ब्रिटिश सरकार का जो भी यहाँ पे खेल चल रहा था उसके बारे में हमारे इंडियंस को ये अवेयर भी करते थे। उसके बाद औरोबिंदो घोष है जो कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। औरोबिंदो घोष जो थे वो भी यहाँ पे लीडर थे और ये एक्टिवली इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया स्वदेशी मूवमेंट में। फिर बाद में इनको भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और फ्रेंच टेरिटरी में जो है बाद में ये सेटल्ड हो गए थे और फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जो है कंसंट्रेट करने लगे। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया था उसके तहत यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो कि स्वदेशी मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारे लीडर्स को जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया गया, किन्हीं को तो दूसरे टेरिटरी में भी ले जाया गया। तो इस तरीके का काम किया गया था। अब देखते हैं लास्टली इनका क्या काम था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो यहाँ पे बंगाल का पार्टिसिपेशन करने का जो आइडिया था, बात चल रहा था, वो 1905 में चल रहा था। फिर जब ये बात स्टार्ट होने लगा और लॉर्ड कर्जन इनके द्वारा यहाँ पे प्लानिंग की जा रही थी कि पार्टीशन करना है बंगाल का, तब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का जो है फाइनली खून खौल उठा। और फिर यहाँ पे आप देखो कि रियल मोटिव्स बताया जा रहा है। रियल मोटिव्स यही है कि बंगाली का जो यहाँ पे नेशनलिज्म का जो यहाँ पे भावना बहुत बढ़ रहा था, तो उसको यहाँ पे तोड़ना था और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना था। और इनको जो है ना इस तरीके का पावर दिखाना था, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है डिवाइड करके इंडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो यहाँ पे करना चाहते हैं बस वही होगा, इंडियंस जो चाहते हैं वो नहीं होगा। ये इनका रियल मोटिव था, ठीक है। उसी दिन जो है जब पार्टीशन से यहाँ पे इफेक्ट में आया, कब आया? 16 अक्टूबर 1905। प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। स्टेट पीसीएस में दे रहे हो, यूपीएससी के अलावा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये एक एक सेंटेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में आप दे रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया जाता है यूपीएससी में कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तब तक कंफ्यूज नहीं होंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट से भी आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में भी। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट को घुमा के पूछा जाता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टोरी के फॉर्म में मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से आप लोग याद कीजिए इसको।
16 अक्टूबर 1905 है, जिसमें कि बंगाल के लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और बंगाल के लोग खुद ही ऑर्गेनाइज हुए थे इस पार्टीशन के अगेंस्ट में, ठीक है। और वो इस दिन को जो है ना मॉर्निंग जैसा वो मतलब कि कर रहे थे। जैसे आप देखते हो कोई कोई अगर डेथ हो जाता है किसी का तो 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे बंगाली जो लोग थे वो भी यहाँ पे मौन रख रहे थे, क्योंकि उनके जो यहाँ पे स्टेट है उसको तोड़ा जा रहा था। जो होल पॉलिटिकल लाइफ था बंगाल का वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रहा था। गांधी जी के द्वारा भी ये लिखा गया था कि रियल अवेकनिंग था इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश जो ये काम कर रहे थे ना, इससे इंडियंस को समझ जाना चाहिए कि अब ब्रिटिश करने क्या आए हैं इंडिया में। एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी यहाँ पे चलाया गया, वो भी स्वदेशी मूवमेंट के साथ इसको मिलाकर, और पूरे इंडिया के कोने कोने में जो है इसको स्प्रेड किया गया। एग्रेसिव नेशनलिस्ट फोर्स जो कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे, वो भी यहाँ पे स्वराज के लिए बोलने लगे, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये मॉडरेट डिमांड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है उनका स्वराज का डिमांड जो है वो निकल कर आने लगा। उनके द्वारा भी यहाँ पे जो रेजोल्यूशन था बाइकॉट का और स्वदेशी का, उसको ये अडॉप्ट किए। मॉडरेट कांग्रेसमैन इसी से ये अनहैप्पी हो गए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का ही बात था यहाँ पे कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है ना सारी चीज़ें मानेंगे और यहाँ पे अपने भारत को आज़ाद कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा गर्म होते जा रहा था और पार्टीशन करने की बात आ गई थी, विभाजन करने की बात आ गई थी, तो दादा भाई नौरोजी भी इस चीज़ को समझ गए थे कि ब्रिटिश अब गलत कर रहे हैं, तो एट एनी कॉस्ट हमें जो है अपने भारत को बचाना है। तो इसीलिए ये भी साथ देने लगे थे एक्सट्रीमिस्ट का, और ये भी बाइकआउट करने लगे थे ब्रिटिश गुड का। लेकिन इससे जो बाकी मॉडरेट लीडर्स थे ना, मॉडरेट जितने भी यहाँ पे मेंबर्स थे, वो यहाँ पे इनसे खफा हो गए थे। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये डिफरेंसेस जो है इससे क्या हुआ कि स्प्लिट हो गए, यानी कि कांग्रेस में आपको स्प्लिट देखने को मिला, दो भागों में गुट बट गया यहाँ पे, जिसको सूरत सेशन कहा। सूरत सेशन में ये हुआ था, इसलिए इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। तो सूरत स्प्लिट में आपसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है दो गुटों में बट गया था। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस से निकल कर आ गया, जिसको यहाँ पे लीड कर रहे थे तिलक, और भी लीडर्स थे जैसे कि यहाँ पे लाल बाल पाल थे और अरविंदो घोष थे। अब आते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में समझते हैं। ये स्वदेशी मूवमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। इसमें जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी, कोर्ट्स थे, स्कूल्स, कॉलेजेस और फॉरेन का सामान, ये सारी चीज़ों को बाइकआउट करना है, इनको तो छोड़ना है, लेकिन अपनाना क्या है, तो हमारे देश का जो सामान था और नेशनल एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना है। इसी के द्वारा हमारे यहाँ जो है नेशनल स्कूल और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया। ये आप देखोगे कि स्वदेशी मूवमेंट कैसा था, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट दोनों तरीके से था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ये स्वदेशी मूवमेंट कैसा था। पॉलिटिकल मूवमेंट था क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस सब इंक्लूड थे। इकोनॉमिक मुद्दा था क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और हम लोग अपने कंट्री की चीज़ों को यहाँ पे अपनाने की बात कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो था ये काफ़ी सक्सेस हुआ। बंगाल में इवन जितने भी लैंडलॉर्ड थे ना, उनके द्वारा भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया गया। महिलाएं और बच्चे सबको ही जो है ना अपने स्कूल, अपने जो भी जहाँ पे भी अगर ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो है वो अपनी इंडिया की चीज़ों को अपनाने लगे। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बहुत सारा टफ जो है मेजर्स लिया गया, क्योंकि अब तक तो आप देख ही रहे हो कि ब्रिटिश जो है इंडिया को कुचलने में ज़रा सा भी पीछे नहीं हटे थे। जब यहाँ पे देखे कि सारे वर्ग के लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स बौखला गए। वो क्या करने लगे कि वो बहुत सारा टफ मेजर्स लेने लगे। वो ऐसे बहुत सारे कानून लाए जिससे कि उनके मूवमेंट को रोका जाए, क्रश किया जाए। स्वदेशी वॉलंटियर्स को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारा गया, कितने लोग तो मर भी गए, और रोते रोते मरे, और ऊपर से वंदे मातरम बोलते बोलते वो लोग मर गए। स्कूल और कॉलेजेस जो था उनको यहाँ पे वार्न कर दिया गया कि कोई भी इंडियंस और कोई भी ऐसे बच्चे जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे ना, उनको वापस से ब्रिटिश के स्कूल और कॉलेज में दाखिला नहीं देना है। साथ ही साथ कुछ इंडियंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो उनके जॉब से भी हटा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अधीन वो काम कर रहे थे, तो वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनको यहाँ से भी भगा दिया गया। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष, इन सबको जेल में डाल दिया गया और फिर उसके बाद जो है दूसरे कंट्री में डिपोर्ट कर दिया गया। वापस से ये काम किया गया था, पहले भी किया गया था, ये दोबारा ऐसा काम किया जा रहा था। अब देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की अचीवमेंट कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जीत हुई। तो कैसे जीत हुई? सबसे पहला जो इनका डिमांड है स्वराज का, वो यहाँ पे जो है बर्थ राइट का मैटर बन गया था। सारे लोग इसको जन्म सिद्ध अधिकार मान रहे थे। साथ ही यहाँ पे मासेस का इन्वॉल्व, यानी कि इतना मास नंबर पे लोग जो यहाँ पे निकल कर आए, बच्चे, महिलाएं, सारे लोग निकल कर आए थे, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। साथ ही यहाँ पे जो है ये पहला था जो कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, इसको जो है आप देखोगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट जैसा इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि इसके आगे, तो ये सारे जो है अचीवमेंट था यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का। लेकिन इसके आगे अगर देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हुआ।
दिसंबर 1906 में मुस्लिम डेलीगेट्स यानी कि ऑल ओवर द इंडिया में वो डक्का में यहाँ पे मीटिंग किए, और वो भी मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए। इस ओकेजन का एडवांटेज लेते हुए नवाब सलीमुल्लाह जो डक्का के थे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि वो भी यहाँ पे मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है, आप लोग भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए। तो इसी थ्रू में यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है यहाँ पे गठन हुआ। और कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1906। अगेन रिमेंबर दिस डेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो एनुअल सेशन कंडक्ट करते थे, यानी कि हर साल वो लोग की मीटिंग होती थी और वो अपनी डिमांड को ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। उसी के जैसा यहाँ पे मुस्लिम वर्ग भी जो है अपना मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, वो हर साल मिलते थे और अपना डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। और साथ ही साथ जो है उनका फर्स्ट अचीवमेंट क्या था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट हो गया, यानी कि मुस्लिम के लिए, वो भी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में 1919 में लाया गया था। ठीक है, 1909 में लाया गया था। ठीक है, 1909 में। उसके बाद हुआ क्या? लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। 1916 में कांग्रेस सेशन जो लखनऊ में थे, इसमें दो मेजर यहाँ पे इवेंट हुआ था। इसमें क्या था कि कांग्रेस जो डिवाइड हुए थे ना, वो वापस से फिर एकजुट हो गए, यानी कि यहाँ पे समझ गए थे कि अब यहाँ पे डिवीजन से काम नहीं चलेगा, एकता में ही मतलब क्या कहते हैं यूनिटी में ही सारी पावर है, तो ये यूनाइट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप लोग देखो, इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं क्योंकि लखनऊ सेक्शन में ही ये दोनों मिल गए थे, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ये दर्शाता है। और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 1916 में इसको साइन किया गया। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट पूछा जाता है कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हुई थी। उसके बाद आया होम रूल लीग, जो होम रूल मूवमेंट भी कहेंगे 1916 का। तो होम रूल लीग को यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में अप्रैल 1916 में इसको गठन किया गया। वहीं अगर मिसेस एनी बेसेंट के द्वारा देखें तो सितंबर 1916 में मद्रास में गठन किया गया। बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो दूसरे स्टेट में इसको गठित किए थे, लेकिन मद्रास में नहीं कर पाए थे। तो मद्रास में मिसेस एनी बेसेंट और जो जगह जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक इसको नहीं गठन किए थे, तो उसमें जो है होम रूल मूवमेंट को इनके द्वारा गठन किया गया। तो अप्रैल 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक है, सितंबर 1916 में ये मिसेस एनी बेसेंट है। इस मूवमेंट का एम क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट लेना, यानी कि इंडिया के लिए जो है ना, इंडियंस ही यहाँ पे अपना सरकार बनाएंगे, अपना जो कानून बनाएंगे वो इंडियंस ही बनाएंगे। और यहाँ पे जितने भी नेचुरल राइट्स है, उससे यहाँ पे फ्रीडम में बिलीव करते हैं। जो लीडर्स है होम मूवमेंट के, उनका यहाँ पे मानना था कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। दो लीग जो है ना, वो एक दूसरे को यहाँ पे कॉपरेट कर रहे थे, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है ना अपना डिमांड यहाँ पे होम रूल में रख रहे थे। वहीं अगर तिलक की मूवमेंट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में थे। लेकिन वहीं एनी बेसेंट की बात करूँ तो ये जो है ना, ये मूवमेंट आपका रेस्ट ऑफ द कंट्री को कवर किया हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है ना, एक न्यू लाइफ लेकर आया, वो भी नेशनल मूवमेंट में। बहुत सारे रिवाइवल यहाँ पे निकल कर आए स्वदेशी के, वुमेन के द्वारा भी यहाँ पे लार्ज नंबर पे ज्वाइन किया गया। 20 अगस्त 1917 की अगर बात करूं तो जो मॉन्टेग्यू थे, जो कि स्टेट के सेक्रेटरी थे इंग्लैंड में, उनके द्वारा डिक्लेरेशन लाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ यहाँ पे लाया जाएगा इंडिया में, यानी कि इंडिया में भी पॉलिटिकल रिफॉर्म लाया जाएगा। उसी के थ्रू जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। और ये इंडिया में जो है इंडियन से ये प्रॉमिस भी किए थे कि सेल्फ गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे डेवलप भी होगा। इसी के थ्रू यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन आया, इसी को अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इस चीज़ को मान गए थे कि ठीक है, आपका यहाँ पे अगर डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट का, तो वो हम लोग आपको देंगे। तो ये था अगस्त डिक्लेरेशन, क्योंकि ये निकल कर आया था 20 अगस्त 1970 को। जब ये चीज़ें मान लिया गया तो इसी के साथ होम रूल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ का जो डिमांड था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा मान लिया गया था। फिर आया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि फर्स्ट हाफ अगर हम लोग 20th सेंचुरी में देखें तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में निकल कर आए। तो ये जो कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे ना, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो काम करने का तरीका था, जो भारत को स्वतंत्र कराने का तरीका था ना, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। वो कुछ और तरीका अपनाना चाहते थे। अब ज़रूरी तो नहीं ना है कि हमारे कंट्री में जो इतने लीडर है, जो कि दो गुट में ही बटे हुए हैं, तो सारे लोग इन्हीं से सहमत होंगे। कुछ लोगों का अपना खुद का भी सोच होता है, कुछ लोगों का अपना खुद का भी सोच नहीं, अपना खुद का आइडिया होता है कि नहीं, इस तरीके से तो नहीं ये हासिल होगा, ऐसे हासिल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रिवोल्यूशनरी ग्रुप भी निकल कर आए थे, जिसमें आप लोग देखो कि यहाँ पे बंगाल में अनुशीलन समिति और जुगांतर जो कि इस्टेब्लिश किया गया था। महाराष्ट्र में सावरकर ब्रदर्स के द्वारा यहाँ पे अभिनव भारत इस्टेब्लिश किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पे भारत मत्था एसोसिएशन को स्टार्ट किया गया था नीलाकांता ब्रह्मचारी के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये छोटे छोटे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा गठन किया गया था।
पंजाब में अगर देखें तो अजीत सिंह के द्वारा एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया था, वो भी इस रिवोल्यूशनरी आइडिया को जो है यूथ में स्प्रेड करने के लिए। वहीं अगर लंदन में देखें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा यहाँ पे यंग इंडियन नेशनलिस्ट को, जैसे कि मदन लाल धिंगरा है, सावरकर है, वीवीएस अय्यर है और टीएस रंजन है, इन सबको एक साथ लाया गया। वहीं अगर गदर पार्टी की बात करें जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस है यूएसए में, यहाँ पे यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे कि ये चीज़ें निकल कर आए कि इंडिया के बाहर भी जो है ना, इंडिया में जो डिमांड चल रहा है इंडिपेंडेंस का, वो बाहर की भी कंट्री इस चीज़ को जाने और अवेयर हो। तो इस चीज़ को जानने और अवेयर कराने के लिए गदर पार्टी का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टी भी निकल कर आए जो कि इस तरीके से इंडिया के बाहर भी वो मूवमेंट चलाए, जिससे कि सारे लोग अवेयर हो और इस डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारे पूछे जाते हैं। गदर पार्टी ध्यान रखिएगा लाला हरदयाल, और अभिनव भारत याद रखिएगा सावरकर ब्रदर, अंशुलान समिति और जुगांतर कहाँ था, तो ये आपका बंगाल में था। इस तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में देख लिए। क्या पढ़े हैं, आइए इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें, जैसे कि भारत बंगाल का कैसे पार्टीशन करना है, इसी से जो है एक्सट्रीमिस्ट का खून खौला और उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे मूवमेंट्स लाए गए। क्या एम था एक्सट्रीमिस्ट का और क्या मेथड था, ये सारी चीज़ें देखें। मॉडरेट से कैसे डिफरेंट था। स्वदेशी मूवमेंट देखें जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और फेमस भी हुआ और सक्सेस भी हुआ। मुस्लिम के द्वारा यहाँ पे मुस्लिम लीग यहाँ पे स्टार्ट किया गया, इसको देखें। फिर यहाँ पे होम रूल जो मूवमेंट था, इसकी इंपॉर्टेंस देखें। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड था जो कि मान लिया गया। उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन आया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रिवोल्यूशनरीज़ की एक्टिविटीज़ भी देखे और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए, जिनके यहाँ पे हेड और लीडर के बारे में भी हम लोग देखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इससे आप लोग भी समझ पाओगे कि आप लोग को कितना बेटर तरीके से जो है ये लेसन समझ में आया। इनमें से कौन से हैं जिनके जो आप देखोगे, कौन सा ऐसा कानून है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का राइज का ये कारण नहीं था। इल्बर्ट बिल, यूनिवर्सिटी एक्ट, कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट, या फिर यहाँ पे बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कब हुआ, तो ये आपको बताना है 1906, 1909, 1919, 1926। फिलिंग द ब्लैंक से ये बताइएगा। सूरत स्प्लिट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ, ये किस साल में हुआ। मिसेस एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग को कब यहाँ पे स्थापना किया गया था। भारत मट्ठा एसोसिएशन ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मैच द फॉलोइंग है। केसरी किसका है, लायन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं, सलीमुल्लाह खान कौन है, गदर पार्टी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, अभिनव भारत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये मैच दी फॉलोइंग करके आपको जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इतनी क्वेश्चंस आज के लिए रहने देते। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे गांधीयन एरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग अपने भारत को आज़ाद करा ही लेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आगे इस लेसन को भी देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा अगर आप लोग नहीं किए हो, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से। वहीं पे जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरीके से इसको पढ़ते भी रहिए। तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।